डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मिक्स क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जो स्टूडेंट भी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बेसिक की या फिर सीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के मिक्स क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, फ्रेश भी हैं। फ्रेश मतलब बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट के एग्जाम्स में ही, सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो बहुत चांसेस है कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो नहीं है चांसेस, बट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और साथ ही साथ आपको पता भी लगता है कि यार इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो उसी अकॉर्डिंग कर सके। क्योंकि हमें हमेशा इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि ये मेरे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। ये सोच के मत करना कि ठीक है अगली बार जब और पोस्टर निकलेगी तो मैं दोबारा फिर तैयारी करूंगा या दोबारा फिर तैयारी करूंगी। नहीं, आपको यही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब टाइम है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। इसीलिए मेरा भी यही टारगेट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो इसीलिए जो स्टूडेंट भी राजस्थान के तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर सेक्टर की, उनके लिए वीडियो जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहां पे आया हुआ है प्रोग्रामिंग में से, हाउ मेनी टाइम्स कंपैरिजन i greater than equal to n is performed in the following प्रोग्राम। देखो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम यहां पे दिया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन इतना भी आसान नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्टली डिजाइन है, तो इसीलिए इनको अच्छे से करना। तो देखो यहाँ पे इंट i is equal to 200, मतलब यहाँ पे i लिया, उसकी वैल्यू कितनी है 200। एक n यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 110। ठीक है, मेन से स्टार्ट किया, वाइल यहाँ पे वाइल जो है वो लूप लगाया है, i ग्रेटर देन इक्वल टू n, i की वैल्यू कितनी है 200, मतलब 200 ग्रेटर देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 110। अगर ये ट्रू होता है तो अंदर जाएगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो लूप से बाहर जाएगा। तो ऑब्वियसली ट्रू ही है, 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 110 ट्रू है, तो ये अंदर जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो i की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो रही है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 199 हो जाएगी, और n की वैल्यू एक बढ़ रही है, एक इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब 111 हो जाएगी। तो ये ऊपर से दोबारा फिर लूप के अंदर गया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हो गई। दोबारा से फिर चेक करेंगे, अभी लूप के अंदर ही है, दोबारा से फिर चेक करेंगे। दोबारा से चेक किया तो 199 ग्रेटर देन इक्वल टू 111, क्या ट्रू है? हाँ ट्रू है। तो दोबारा फिर अंदर गए, i की वैल्यू को एक और कम कर दिया और n की वैल्यू को एक बढ़ा दिया। क्लियर आ गई? मतलब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से लूप जो है वो चल रहा है। लेकिन अब आपको यहां पे फाइंड क्या करना है कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, ये i ग्रेटर देन इक्वल टू n वाला कंपैरिजन कितनी बार हो रहा है। अब यार आप ऐसा तो है नहीं कि 198 फिर 112 फिर 198, ये आप इतनी बार चलाओगे तो पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब थोड़ी सी ट्रिक लगाओ, आपको कहानी पता लग गई कि कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। अब थोड़ी सी ट्रिक लगाओ। ट्रिक मतलब आप वैल्यू देखो, i की वैल्यू कितनी है 200, n की वैल्यू कितनी है 110, यानी नंबर्स कितने हो गए टोटल 90 नंबर हो गए बीच के, और एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू कम हो रही है। तो यानी आपके सीधे सीधे 45 कंपैरिजन तो होंगे ही होंगे। अगर सिर्फ एक वैल्यू बढ़ रही होती या एक वैल्यू सिर्फ घट रही होती तब आप नंबर ऑफ कंपैरिजन अलग हो सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू कम हो रही है। देखो पहले 200 था, 110, फिर 199 मतलब 199 हो गया, ये 111, फिर 198 हो गया, ये 112, फिर 197 13। इस तरीके से एक वैल्यू कम हो रही है, एक बढ़ रही है। तो यानी आप कह सकते हो कि 90 वैल्यूज है डिवाइड बाय 2, मतलब 45 जो है वो आपके कंपैरिजन डायरेक्टली होंगे ही होंगे। तो जब 45 कंपैरिजन होंगे तो i की वैल्यू 155 पे पहुंच जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 155 पे पहुंच जाएगी। कैसे पता लगा? सिंपल सी बात है यार, 45 जोड़ दो, इसमें अगर आप 45 जोड़ दोगे या इसमें 45 कम कर दोगे तो बात एक ही है। तो यानी आपकी वैल्यू जो है वो 155 पे पहुंच जाएगी। तो जब 155 पे पहुंच गई, कंपैरिजन हो गया ये वाला, तो उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू एक कम हो गई, मतलब 154, ये वैल्यू एक बढ़ गई 156 हो गई। जब ये कंपैरिजन होगा 154 ग्रेटर देन इक्वल टू 156, क्या ये ट्रू है?
नहीं, तो ये क्या होगा, लूप से बाहर चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 45 कंपैरिजन तो सीधा सीधा थे ही जब इन दोनों वैल्यूज को बराबर तक लेके आए, और फाइनली एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन और हुआ, तब पता लगा कि ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, लूप से बाहर चले जाओ। तो 45 प्लस 1 कितना हो गया, 46। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, 46। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस आपको ये पता करना है कि लूप किस तरीके से चल रहा है, वैल्यूज किस तरीके से दी हुई है, और उस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये छोटा सा तरीका जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको वैरायटी भी पता लग रही है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कैसे आते हैं। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फ्लोर हमें पता है, सीलिंग हमें पता है, लेकिन कई बार इसमें भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। बड़े ध्यान से करना, फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे, फ्लोर मतलब जैसे हम ग्राउंड फ्लोर बोल देते हैं, मतलब नीचे वाला। तो यानी 8.4 का नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। और सीलिंग क्या होती है, छत होती है, छत मतलब ऊपर वाली वैल्यू। तो 9.9 की ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो बस दोनों को प्लस करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर इसको 1 लाख बच्चा अटेम्प्ट करेगा तो सारा 1 लाख बच्चा इसको ठीक करके आएगा, नहीं। लेकिन यहीं पे तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है। ऐसा ना हो कि आप टफ क्वेश्चन को सही कराओ और इजी क्वेश्चन को गलत कराओ, क्योंकि इजी क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट सही करके आते हैं, तो वो तो आपने सही करने ही करने हैं, मुश्किल क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो ये ट्रिक है एग्जाम को प्रिपेयर करने की। लो जी, नेक्स्ट आ गया डीबीएमएस में। अब डीबीएमएस में हमारे पास सीक्वल के अंदर बहुत टाइप ऑफ कमांड्स होती हैं, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, डीसीएल कमांड, टीसीएल कमांड्स। इन कमांड्स की वैरायटी जो है इसके अंदर कौन कौन सी आती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पे कौन सा पूछ रहा है, टीसीएल। टीसीएल क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर क्या आती है, कमिट आती है, रोल बैक आती है, सेव पॉइंट आती है, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर यूज करती है। तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ठीक है। चलो हमें यहां पे 2 दी हुई है, तो हम इस हिसाब से इसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सपोज fn इज n स्क्वायर log n। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है fn, और यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या fn इज ऑर्डर ऑफ दिस, fn इज ऑर्डर ऑफ दिस, fn इज ऑर्डर ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको ये दे दे कि fn इज ऑर्डर ऑफ gn, मतलब आपको अगर इस तरीके से दे दे कि fn इज ऑर्डर ऑफ gn, तो इसका मतलब क्या है कि fn इज ऑर्डर ऑफ gn, मतलब fn इज लेस देन इक्वल टू gn, ठीक है। जैसे वैसे तो हम c.gn लिखते हैं कांस्टेंट, बट आपको मेन जो है वो पॉइंट यही याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या होता है कि ये वाला फंक्शन जो है वो लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए gn से। तो अब आप यहां पे fn की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर log n इज लेस देन इक्वल टू, पहली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, n रूट n, ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट में आप सारे लिख लो, n स्क्वायर log n इज लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर रूट n। ऐसे ही तीसरा लिख लो, n स्क्वायर log n इज लेस देन इक्वल टू n क्यूब। ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखो ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, दिखने में लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया सर, बट है कुछ भी नहीं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में है, बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये लेस देन इक्वल टू, बस ये याद रखना है कि इसका मतलब होता है लेस देन। तो देखो n स्क्वायर log n इज लेस देन इक्वल टू n रूट n है। अब रूट n क्या होता है, n की पावर 1/2, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n इंटू n की पावर 1/2, या जिसको आप क्या लिख सकते हो, ये n की पावर 1 है और ये 1/2, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2, मतलब n की पावर 1.5 आप एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। अब यार लेफ्ट साइड में n स्क्वायर है, इस तरफ n की पावर 1.5 है, तो ये वैल्यू कहां से छोटी हो जाएगी, समझ में आ रही है नहीं। मतलब यहां पे n की पावर स्क्वायर कर रहे हो आप, n की वैल्यू 1000 पुट करो तो ये 1000 का स्क्वायर हो रहा है, और यहां पे 1000 का 1.5 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये छोटी हो ही नहीं सकती, यानी ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक है। बस यही तो पता लगाना है। ऐसे ये देख लो जी, n स्क्वायर इस तरफ n क्यूब, तो भैया ये ऑब्वियसली छोटी होगी ना, n क्यूब बड़ा ही होगा, यहाँ पे n की पावर क्यूब है, यहाँ पे आप n की पावर स्क्वायर है। अब आपको लगेगा सर साथ में log n भी तो मल्टीप्लाई में है, गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप n की वैल्यू 10 ही पुट कर लो, यहाँ पे 10 स्क्वायर
100 आएगा, और साथ में log 10 लेट्स से 3 ले लो, log बेस 2 अगर लेते हो तो 3 वैल्यू आएगी, तो 100 इंटू 3 करो 300, और यहाँ पे 10 पुट किया 1000। सिर्फ 10 वैल्यू में ही इतना फर्क आ गया। अगर आप 1000 2000 वैल्यू पुट करोगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो यानी ये आपका ट्रू हो गया। यहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ भी नहीं है, आप n स्क्वायर से n स्क्वायर को खत्म, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसमें क्या करो, इसको थोड़ा छोटा कर लो। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, बचा यहाँ पे log n, और इस तरफ क्या बचा, इस तरफ बचा आपका n की पावर 1/2। ये सुन लो, दोनों तरफ log ले ले तो ये क्या बन गया, log ऑफ log n, और ये क्या बन जाएगा, log n की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, मतलब एक तरह से कांस्टेंट ही है। तो एक तरफ log ऑफ log n है और एक तरफ log n है, तो ऑब्वियसली log ऑफ log n मतलब log ले और उसके बाद दोबारा फिर log लो, तो 2 बार ले रहे हो, ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये भी क्या है आपका ट्रू है। यानी बी और सी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ए जो है वो नॉट ट्रू। बस यही पता लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रैम चिप्स ऑफ साइज दिस आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ दिस मेमोरी। मतलब आपको मेमोरी बनानी है 2 मेगाबाइट की, ठीक है, और बनानी किससे, आपको चिप जो आपके पास है वो है 256K × 1 की। तो यानी इसको बनाने के लिए आपको कितनी चिप्स जो है वो लगेंगी, क्या है, सिंपल डिवाइड कर दो, दैट्स इट। अब डिवाइड करोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, दोबारा फिर सुन लो। 2 को तो 2 लिख लो, मतलब 2 की पावर 1 हो गया। मेगा क्या होता है, 2 की पावर 20 होता है। अब ये क्या है, बाइट, बाइट मतलब 8 क्या होता है, 2⁻³ होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं लगा ना, फटाफट से करने की कोशिश करनी है। 256 2 की पावर 8 होता है, और इस क्वेश्चन में टेंशन मत लेना, सारे आपको 2 की पावर में ही देंगे, ठीक है ना, ताकि आप सॉल्व कर सको इजीली। k क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, बस 1 तो 1 ही है, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ऊपर 2⁻24, नीचे 2⁻18, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 2⁻6, क्या हो गया 64। मतलब आपको इस साइज की 64 चिप लगेंगी, तब आपकी इतनी मेमोरी बनेगी। बस ये है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कई बार आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम हायरार्किकल का मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी एक क्लास बना दी, उसके फीचर किसी दूसरे में यूज कर रहे हो, दूसरे के फीचर किसी तीसरे में यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसके अंदर आता है, इनहेरिटेंस के अंदर आता है। तो ऊप्स में थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप प्रैक्टिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन करो। थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा आती है। देन हमारे पास आ गया CRC के ऊपर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, मतलब है ऑलरेडी सिंपल सही, जैसे हमने पहले भी किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक फटाफट से देख लो। पहले तो यहां पे मैंने ये वैल्यू लिख ली, अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हमने डिवाइड करना है x की पावर 5, x की पावर 4 1 हो गया, x की पावर 3 नहीं है तो 0, x की पावर 2 है 1, x की पावर 1 नहीं है 0, और फाइनली क्या है 1। मतलब ये मेरा डिवाइजर आ गया, ये हमने डिवाइड करना है, और अब हमें क्या करनी पड़ती है, जीरो अपेंड करनी पड़ती है। कितनी जीरो अपेंड करेंगे, जो इसका साइज है उससे एक कम, मतलब यहाँ पे साइज देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 जीरो आपको अपेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या मैक्सिमम पावर देख लो कितनी है, x की पावर 5, तो 5 जीरो आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। अब देखो जी, सबसे पहले यहां पे ठीक है एक्सॉर करेंगे, एक्सॉर की हमेशा लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ये 1 1 1 0 1, ठीक है। ऊपर से मैंने 1 ले लिया, ठीक है, यहां पे किया इसको, ये 1 1 1 0, ऊपर से यहाँ पे 1 आ गया और इधर से 0 आ गया, ठीक है। ये फिर 1 1 0 1 0 1 है, इजी बट थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते हैं। 1 1 1 1, ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या ले लिया, 1 और ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 1 1 1 1, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 0 1 1 0, यहाँ पे 1 2 3, अच्छा 6 वैल्यूज है ना, तो यानी एक और 0 भी ऊपर से यहाँ पे मंगानी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 0 1
ये आपका हो गया जी 1, ठीक है। एक्सॉर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये 0 मैंने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। मतलब इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर ऐसे 0 ये वाली वैल्यू ले लोगे, फिर एक्सॉर करोगे। तो एक्सॉर करने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी स्टेप को करके दिखा देता हूँ, 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 1 1 0 0 1 और फाइनली यहाँ पे ये 0। अच्छा एक बार और करना पड़ेगा, काफी लंबा क्वेश्चन है। 1 1 0 1 0 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा जी आपका 0 0 0 1 1 1 और फाइनली ऊपर से एक और 0 आ गई। लो जी, ये फाइनली रिमाइंडर बचा। अब इसको एक बार में करके देख रहे हैं ना, स्पेस की वजह से मैंने अलग अलग किया। तो यहाँ पे फाइनली में क्या बन गया 11110। तो पीछे से 5 बिट उठा लो, पीछे से आपने 5 बिट उठाई तो 11110 ऑब्वियसली आपका ए, ठीक है। तो ये आप इसके साथ इसकी जगह आप ये अपेंड कर दोगे 0 1 1 1 1 0 और ये आप रिसीवर को भेज दोगे, ठीक है। तो यही होता है सीआरसी। बट कई बार जो है वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा लेंथी है, बट कोई बात नहीं, स्टेप अगर पता है तो आप इजीली कर सकते हो। देन कोड रेड, ये 2001 में एक तरह से ना, जब भी हम कोड रेड या इस तरीके के वैल्यूज की बात करते हैं तो ये आपको ना सारे पॉइंट जो है थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। वायरस के बारे में, वॉर्म के बारे में, रैंसमवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिशिंग अटैक्स के बारे में, ये थोड़ा सा नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। विकिपीडिया पे अगर आप डालोगे ना, इसका मैं सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, अगर आप इस तरीके से डालोगे कि टाइम लाइन ऑफ वेरियस वायरस एंड वॉर्म्स, तो आपको विकिपीडिया का लिंक ओपन हो जाएगा। वहां पे 2001 से लेके 2020 तक के जितने भी वॉर्म्स, वायरसेस, कंप्यूटर्स के जितने भी रैंसमवेयर ये सारे आए हैं, स्पाईवेयर्स आए हैं, उनके नेम्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। तो ये 2001 में आया था कोड रेड, जो कि था कंप्यूटर वॉर्म, ठीक है। अभी रिसेंटली बता दूं, अभी 2020-21 या 21-22 का बता दूं, तो मे भी आपने सुना होगा पेगासस। पेगासस वो है एक स्पाईवेयर, ठीक है। तो इनकी कैटेगराइजेशन, इनके ईयर जो है वो थोड़ा बहुत एक बार आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 40-20-40 रूल द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट शैल बी स्पेंड ऑन। ये ना केस टूल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टूल होता है केस, और उसमें ना एक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपके एफर्ट जो है 100% अगर आपकी एफर्ट्स हैं, ऑब्वियसली आप किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हो तो आप 100% एफर्ट्स डालोगे। 100% एफर्ट्स में वो कहता है कि आपकी 80% एफर्ट्स तो मेंटेनेंस में जाती है, रेस्ट 20% में भी आगे 40-20-40 है। मतलब 80% तो मेंटेनेंस, रेस्ट 20% में भी आपका एक पोर्शन है 40 वाला, एक पोर्शन है 20 वाला और एक पोर्शन है 40 वाला। और इस 20% का जो पहला 40% है वो आपका जाता है किसमें, प्लानिंग के अंदर, फिजिबिलिटी के अंदर, डिजाइन के अंदर। फिर जो 20% सबसे कम पोर्शन है वो किस में जाता है, कोडिंग में जाता है। तो इसका आंसर तो ठीक है क्योंकि उसने लीस्ट अमाउंट ऑफ पूछा है तो वो आपका कोडिंग में। लेकिन याद रखना कि टोटल 80% आपका मेंटेनेंस, रेस्ट 20% में भी पहला 40% आपका फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन वगैरह के ऊपर, फिर 20% आपका कोडिंग के ऊपर और रेस्ट 40% आपका टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एज इट इज याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू बेस 9। मतलब हमें नंबर दिया हुआ है बेस 3 में, कन्वर्ट करना है बेस 9 में। नॉर्मली आपको बेस 2 या फिर बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल, डेसिमल में दिए होते हैं तो वो तो आप फटाफट से कर लेते हो। लेकिन आपको इस तरीके के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, है बहुत ही ईजी, लेकिन तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं। जैसे आपको कोई नंबर दिया हो, जैसे कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 1010 की फॉर्म में, मतलब ये बेस 2 है। लेट से इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेस 8 में, मतलब बेस 2 को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे? सबके दिमाग में आएगा सर आप पीछे से 3-3 के पेयर बना दो और वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन आपने सोचा कैसे कि 3-3 के पेयर बनाने हैं? वो क्यों सोचा? क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो यानी अगर मैं 3-3 के पेयर पीछे से बनाना स्टार्ट करूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्टल में। बस वही दिमाग यहां पे लगाओ। मतलब आपका बेस है 3
और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, मतलब आपको 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब आपको इस तरीके से 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। लेकिन बस ये ध्यान में रखना है कि 2 2 होगा क्या, यसी मतलब ये 2 2 या 1 2 होगा क्या। अब उसके लिए आपको एक टेबल छोटा सा बनाना पड़ेगा। देखो बेस 3 है तो उसमें नंबर कौन कौन से होंगे 0 1 2, बेस 9 है तो उसमें नंबर कौन कौन से होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, 9 तो होगा नहीं, ऐसे ही बेस 10 होता है तो 0 से 9, बेस 16 होता है तो 0 से 15, बस वही चीज हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसमें हम चेक करेंगे कि बेस 0 से ले मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा ये जो बेस 9 है इसमें हम वैल्यूज कैसे कैसे लिखेंगे बेस 3 के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या आएगा 0 0, 0 क्या होगा इसमें बेस 9 में क्या होगा 0 0, 1 1 मतलब 0 1, सबसे पहले आपने सिंपल 0 1 2 ऐसे लिख लो, मतलब आप 0 0 0 1 0 2। उसके बाद ये नंबर आपका 0 0 0 था, अब ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब जैसे हम नॉर्मली करते हैं यार बाइनरी में ऐसे ही करते हैं ना 0 0 1 0 1 0, मतलब पहले जब ये दोनों 0 और 1 हो गए तो नेक्स्ट वाले को 1 कर दो, फिर उससे नेक्स्ट वाले को 1, ऐसे ही हम यहाँ पे ये नंबर 0 1 2 हो गए स्टार्टिंग में 0 0 0, अब ये नंबर मेरे क्या हो गए 1 1 1, ठीक है 1 1 एंड 1। अब इसमें क्या कर दो 0 1 2, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 2 2, फिर क्या हो जाएगा 0 1 2। आपको ये तो पता लग जाएगा ना कि यार 2 2 होगा क्या बेस 9 में, मतलब 2 1 होगा क्या बेस 9 में, ये पता लग गया। अब आप पेयर बना लो 2 2, ये क्या बन गया 2 2, 2 2 क्या होता है 8 होता है, तो यानी बेस 9 में क्या हो जाएगा 8। 1 2, 1 2 क्या होता है 5 होता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5। उसके बाद क्या है 1 0, 1 0 क्या होता है 3 होता है, तो ये क्या बन गया 3, और ये आगे क्या है 1 है, 1 के आगे एक तरह से आप 0 लगा लो, मतलब 0 1 क्या होगा 0 1 क्या होता है 1 होता है, तो यानी क्या बन गया 1358। तो यानी आपका आंसर ऑब्वियसली, अच्छा एक और आपको ये डॉट के बाद वाला भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ए और डी ऑप्शन जो है वो सेम है, तो यानी डॉट के बाद भी उठा लो। 2 0, 2 0 क्या होता है 6 होता है, तो यानी ये आपका 6 हो गया। वैसे तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डॉट 1 है और यहाँ पे डॉट 6 है, बट पूरा भी करना चाहते हो पूरा कर लो 1 1 1 1 क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है, तो यानी 6 4 और फिर 2 1 2 1 क्या होगा आपका 7, तो लो जी 6 4 7 एज इट इज आपका मैच कर गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन ये बिल्कुल फ्रेश है, नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेता रहूंगा। थैंक यू।